साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हमारा टॉपिक क्या है? साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके मैंने प्रीवियस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के मैंने 4 वीडियो बनाए हैं, उसमें हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आज से हम ये हमारा टॉपिक देखेंगे कि साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की साइंटिस्ट मतलब माइक्रोबायोलॉजी में और कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन योगदान दिया है, तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर एडवर्ड जेनर। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम क्या लिखा है? एडवर्ड जेनर। अब ये कौन है, इन्होंने किसकी खोज की है, ठीक है, तो हम ये अब इसमें आगे देखेंगे। इन 1796 एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। क्या दिया है कि इन 1796 एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स का हिंदी में क्या निकलेगा? चेचक। चेचक क्या होता है? रोग होता है, डिजीज होती है, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि इन 1796 मतलब कि 1796 में उन्होंने डिस्कवर मतलब खोज करना, तो उन्होंने डिस्कवरी की कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का मतलब क्या होता है? टीका लगाना। तो उन्होंने चेचक के रोग के लिए किसकी खोज की? वैक्सीन की खोज की। वैक्सीन मीन्स टीका लगाना, ठीक है। तो कब की उन्होंने? 1796 में एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मतलब चेचक के रोग के खिलाफ उन्होंने किसकी खोज की? वैक्सीन की खोज की। अब उसमें आगे क्या दिया है कि he used cowpox virus to immunize people against smallpox। स्मॉलपॉक्स का मैंने आपको बताया एक चेचक एक डिसीज होती है, स्मॉलपॉक्स एक डिसीज होती है, तो उन्होंने किसका यूज किया? काउपॉक्स वायरस। अब ये काउपॉक्स वायरस जो होता है, काउ मतलब ये वायरस किस में रहा होगा? काउ मीन्स होता है गाय के अंदर रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया कि काउपॉक्स वायरस, अभी मैं आपको इसके आगे इसकी डिटेल बताऊंगा कि काउपॉक्स वायरस कहाँ से आया और उसका यूज कैसे किया गया, है ना। तो ही यूज्ड काउपॉक्स वायरस। काउपॉक्स एक वायरस होता है, ये ऑर्थोपॉक्स वायरस का पार्ट होता है। ये जो वायरस है ये ऑर्थोपॉक्स वायरस का एक पार्ट होता है, जो किसने यूज किया? एडवर्ड जेनर ने पीपल लोगों के खिलाफ, ठीक है, पीपल अगेंस्ट लोगों के खिलाफ चेचक के लिए उन्होंने किसका यूज किया? काउपॉक्स वायरस का यूज किया। चेचक के खिलाफ उन्होंने किसका यूज किया? काउपॉक्स वायरस का यूज किया, मतलब टीका लगाया। किसका? काउपॉक्स वायरस का। फिर आगे क्या दिया है? जेनर applied the term vaccination to immunization with attenuated culture of bacteria। क्या दिया है? जेनर applied the term vaccination to immunization with attenuated culture of बैक्टीरिया। अब जेनर ने क्या किया कि जो वैक्सीनेशन, ठीक है, जो टर्म है, जो शब्द है, कौन सा? वैक्सीनेशन का हिंदी मीनिंग होता है टीकाकरण। टीकाकरण लगाया जाता है। आपको भी याद होगा कि अधिकतर हमारे गांव में चेचक के रोग से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है बच्चों का। बचपन में हमें ये टीका लग जाता है। तो ये टीका क्यों लगाया जाता है? वो टीका इसीलिए लगाया जाता है कि हम चेचक के रोग से प्रोटेक्ट हो, हमें चेचक की बीमारी ना हो। क्योंकि अगर चेचक का रोग होता है, स्मॉल पॉक्स यदि होता है, तो व्यक्ति के बचने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो जो एडवर्ड जेनर हैं, उन्होंने बैक्टीरिया के लिए किस शब्द का यूज किया?
वैक्सीनेशन वर्ड का टर्म का यूज किया। किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं इसको और थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के रोग के लिए किसकी खोज की? वैक्सीन की खोज की। अब जो वैक्सीन की खोज की तो उन्होंने इसके लिए कौन से वायरस का यूज किया? काउपॉक्स वायरस का यूज किया। किसके खिलाफ? स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। फिर उन्होंने क्या किया कि जो टीकाकरण शब्द था तो वो बैक्टीरिया की कल्चर ऑफ बैक्टीरिया के कल्चर के लिए उन्होंने किसका यूज, कौन सा टर्म का यूज किया? टीकाकरण का यूज किया या वैक्सीनेशन का यूज किया। अब ये जो बात आती है एडवर्ड जेनर की, तो जो एडवर्ड जेनर थे वो एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। उन्होंने देखा कि एक डिसीज आई है और उस डिसीज का नाम है स्मॉल पॉक्स, या हमारी भाषा में कहे तो चेचक ही बोलेंगे उसे, है ना। तो उन्होंने पाया कि एक चेचक नाम की गंभीर बीमारी है या डिसीज है जिससे लोग पीड़ित हो रहे हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस पर ध्यान दिया, फोकस किया, और जो गाय थी, काऊ थी, तो जो गाय का दूध दूहने का काम करते थे, दूध वाले जो रहते थे, तो उन्होंने पाया कि जो चेचक मतलब जो स्मॉल पॉक्स है वो इन दूध वालों को कम हो रही है। क्यों हो रही है? अब उसका रीजन भी है। देखो कि पहले तो ये था कि अगर चेचक जैसे बीमारी का दूध वालों को कम हो रही है तो उन्होंने क्या किया? काऊ का जो थान रहता था उसकी जो छाले थे, उन छालों में से कुछ तरल, मतलब कहना चाहिए कुछ लिक्विड निकाला, है ना। कुछ लिक्विड निकाल के उन्होंने एक इंजेक्शन के थ्रू लिक्विड निकाला उन छालों से, थान के छालों से उन्होंने लिक्विड निकाला और एक लड़के के ऊपर प्रयोग किया। उसकी बॉडी में क्या किया कि जो उन्होंने लिक्विड निकाला था उसे एक लड़के की बॉडी में इंजेक्ट किया, ठीक है। उस तरल पदार्थ को, या कहना चाहिए कि लिक्विड को, उस लड़के की बॉडी में इंजेक्ट किया। और जब इंजेक्ट किया तो वो लड़का, जिस लड़के के बॉडी में इंजेक्ट किया था, वो लड़का कम से कम कहना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए बीमार रहा, या 1 या 2 दिन बीमार रहा, फिर वो ठीक हो गया, है ना। फिर वो ठीक हो गया तो उन्होंने उसी का यूज एक बार फिर किया। अब क्या किया कि जो लड़का चेचक या स्मॉल पॉक्स से, जिसे स्मॉल पॉक्स की डिसीज हुई थी, तो उसकी बॉडी के छालों से उन्होंने लिक्विड निकाला और एक स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी में इंजेक्ट किया। अब कौन से? वही लड़के की, मतलब जिस लड़के की बॉडी में उन्होंने काऊ के थान से जो छाले से लिक्विड निकाला था वो इंजेक्ट किया था। तो अब उन्होंने चेचक से पीड़ित जो व्यक्ति था उसकी बॉडी के छाले से उन्होंने क्या निकाला? लिक्विड निकाला और उसी लड़के की बॉडी में फिर इंजेक्ट किया। तो वो लड़का बीमार नहीं हुआ, उसे चेचक रोग नहीं हुआ। तो उन्होंने वहीं से इसकी डिस्कवरी की कि काउपॉक्स वायरस ये गाय के अंदर होता है और उन्हीं के छालों से उन्होंने लिक्विड निकालना शुरू किया, और इसी तरह से उन्होंने वैक्सीनेशन की खोज की और चेचक जैसी बीमारी को दूर करने में सहायक सिद्ध हो गई। कौन? एडवर्ड जेनर ने। तो क्योंकि ऐसा था, अगर चेचक की बीमारी का यदि इलाज, अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो प्रतिवर्ष कम से कम 1.5 लाख व्यक्तियों की मौत होती, डेथ हो जाती। तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया और उन्होंने यही किया कि गाय के थान से, जो धान में जो छाले थे, उनसे लिक्विड निकालकर एक लड़के की बॉडी में इंजेक्ट किया। वो लड़का 1-2 दिन बीमार रहा और फिर वो ठीक हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे व्यक्ति की बॉडी, जिसको चेचक हुआ था, उसकी बॉडी से, या स्मॉल पॉक्स हुआ था, उसकी बॉडी से जो छाले थे, छालों से लिक्विड निकाला और वो फिर से उसी लड़के की बॉडी में इंजेक्ट किया। तो वो लड़का स्मॉल पॉक्स से ग्रसित नहीं हुआ, बीमार नहीं हुआ। तो उन्होंने जान लिया कि इसका इलाज ये है। इस तरह से एडवर्ड जेनर ने क्या किया? वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब हम आगे देखेंगे और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरे साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है एली मेचिनकॉफ। अब एली मेचिनकॉफ ने किसकी डिस्कवरी की है तो ये हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहले हेडिंग में डाला है एली मेचिनकॉफ, ठीक है। ही वाज द रूसियन साइंटिस्ट, ठीक है। ही वाज द रूसियन साइंटिस्ट। अब जो मेचिनकॉफ है, एली मेचिनकॉफ जो है, ही वाज द रूसियन साइंटिस्ट, ये कौन थे? एक रूसी वैज्ञानिक थे। कौन? एली मेचिनकॉफ। एली मेचिनकॉफ कौन थे? रूसी वैज्ञानिक थे या रूसी साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हु डिस्कवर द मैकेनिज्म ऑफ फेगोसाइटोसिस 1883 and told that phagocytes are body's first and most important line of defense against infection, ठीक है। इन्होंने किसकी डिस्कवरी की है? Who discovered the mechanism of phagocytosis 1883 में। इन्होंने 1883 में फेगोसाइटोसिस को डिस्कवर किया। फेगोसाइटोसिस, फेगो मीन्स होता है इनगल्फ या खाना, साइटोसिस का मतलब होता है सेल, मतलब एक ऐसी सेल को डिस्कवर किया जो किसे खाएगी? हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन फैलाएगा उसे खाएगी। तो इन्होंने फेगोसाइटोसिस की खोज कब की है? 1883 में, ठीक है। किसने? एली मेचिनकॉफ। और ये कौन थे? रूसियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो फिर क्या उन्होंने आगे क्या दिया है कि एंड टोल्ड दैट फेगोसाइट्स आर बॉडीज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्होंने फेगोसाइटोसिस का नाम क्या दिया? फेगोसाइट्स, ठीक है। फेगो इनगल्फ करना और साइट सेल, ठीक है। साइट का होता है सेल। तो जो फेगोसाइट्स है आर बॉडीज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। अब ये बॉडी की क्या है? पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन? फेगोसाइट्स, जो क्या करती है? डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है उसके खिलाफ हमारी क्या करेगी? ये इन्फेक्शन होने से हमें बचाएगी। कौन? फेगोसाइट्स। इसकी डिस्कवरी किसने की? एली मेचिनकॉफ ने 1883 में, ठीक है। तो फेगोसाइट्स क्या करेगी कि डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन के खिलाफ हमारी बॉडी की क्या करेगी? ये डिफेंस करेगी, या कहना चाहिए सुरक्षा करेगी, रक्षा करेगी, ठीक है। ये किसने बताया? एली मेचिनकॉफ ने बताया। फिर क्या है? इन हायर ऑर्गेनिज्म पॉलीमॉर्फ्स एंड मैक्रोफेजेस आर फेगोसाइटिक सेल। अब फेगोसाइटिक सेल में क्या क्या था? तो इन हायर ऑर्गेनिज्म, उच्च जीव वाले, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म, उच्च जीव वाले फेगोसाइटिक सेल में उच्च जीव वाले पॉलीमॉर्फ्स का क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रोफिल बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रोफिल और एक मैक्रोफेजेस। ये दो किसमें है? फेगोसाइटिक सेल में कौन कौन सी है? पॉलीमॉर्फ्स और मैक्रोफेजेस। ये दोनों सेल किसमें शामिल है? फेगोसाइटिक सेल में शामिल है, ठीक है। तो जो एली मेचिनकॉफ है, ये ही वाज द रूसियन साइंटिस्ट, ये एक रूसी साइंटिस्ट थे, रूसियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? वो डिस्कवर्ड द मैकेनिज्म ऑफ फेगोसाइटोसिस 1883 में इन्होंने फेगोसाइटोसिस को डिस्कवर किया और टोल्ड दैट द फेगोसाइट्स, तो उसका नाम क्या रखा? फेगोसाइट्स रखा। और ये क्या थी? हमारी बॉडी की मतलब फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन के खिलाफ या इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी को डिफेंस करती है। और फेगोसाइटिक सेल में जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन कौन से हैं?
एक न्यूट्रोफिल होता है या पॉलीमॉर्फ्स जिसको बोलेंगे, और मैक्रोफेजेस ये किसमें शामिल है, फेगोसाइटिक सेल में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे भी और थोड़ा सा बचा है। ठीक है, दो तीन लाइन का और है, मैं उसे और लिख के यहाँ समझा देता हूँ, उसके बाद फिर ये एली मेचिकोव का एंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे अभी एली मेचिकोव का, कि हमारा थोड़ा सा बच गया था, पहले हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम देखेंगे। क्या दिया है कि पॉलीमॉर्फ्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। पॉलीमॉर्फ्स मतलब जो न्यूट्रोफिल होता है, न्यूट्रोफिल जो होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से निकलता है, बन के उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो। बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है किसका, न्यूट्रोफिल का। न्यूट्रोफिल क्या है, एक सेल है, ये किसका पार्ट होता है, WBC का। WBC में जो ग्रेन्युलोसाइट सेल होती है, ये उसका फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रोफिल। तो जो न्यूट्रोफिल होती है उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, वो कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है। एंड कंटेन्स न्यूमेरस एंजाइम्स एंड एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। और इसमें जो कंटेंट्स होते हैं, किसमें, न्यूट्रोफिल में जो कंटेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एंजाइम और एंटी माइक्रोबायल। एंटी माइक्रोबियल का हिंदी मीनिंग होता है रोगाणुरोधी। तो वो एंजाइम और एंटी माइक्रोबायल सब्सटेंस जो पदार्थ होते हैं वो किसको किल करने में, किसको किल करते हैं, वो फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करते हैं। और एंजाइम और माइक्रोबियल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमने देखा पॉलीमॉर्फ्स, न्यूट्रोफिल, ये किसका पार्ट होता है, WBC का, ग्रेन्युलोसाइट का एक फर्स्ट पॉइंट होता है न्यूट्रोफिल। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है, इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। और जो कंटेंट्स होते हैं इसमें न्यूमेरस एंजाइम और एंटी माइक्रोबायल जो होते हैं सब्सटेंस होते हैं, ये किसको किल करने में सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये हमारा हो गया एली मेचिकोव का। अब हम नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम देखेंगे, ट्वर्ट एंड हर्ली। ठीक है, ट्वर्ट एंड हर्ली के बारे में। अब हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है ट्वर्ट एंड हर्ली। अब इन्होंने किसकी डिस्कवरी की है ये हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्वर्ट 1951 एंड हर्ले एंड डिस्कवर्ड बैक्टीरियाफेज। ठीक है, ट्वर्ट 1951 एंड हर्ले एंड डिस्कवर्ड बैक्टीरियाफेज। अब जो ट्वर्ट और हर्ले है, ठीक है, ट्वर्ट और जो हर्ले है, उन्होंने 1951 में बैक्टीरियाफेज नामक वायरस की खोज की, या बैक्टीरियाफेज को डिस्कवर किया। किसने, ट्वर्ट और हर्ले ने 1951 वायरस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियाफेज की डिस्कवरी किसने की, ट्वर्ट और हर्ले ने। फिर क्या किया है कि दे डिस्क्राइब लाइटिंग फेनोमेनन इन बैक्टीरियल कल्चर। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो बैक्टीरिया कल्चर है, बैक्टीरिया कल्चर में किसका वर्णन किया उन्होंने, लाइटिंग फेनोमेनन मीन्स होता है घटना, लाइटिंग की घटना का वर्णन किया उन्होंने। किसकी, लाइटिंग फेनोमेनन इन बैक्टीरियल कल्चर, बैक्टीरिया की संस्कृति के लिए उन्होंने लाइटिंग फेनोमेनन का को डिस्क्राइब किया या वर्णन किया। किसने, ट्वर्ट एंड हर्ले ने। फिर क्या किया है कि द एजेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। अब द एजेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया, लाइसिस मीन्स होता है टूटना, ब्रेकडाउन होना,
ठीक है। तो बैक्टीरिया के लाइसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एजेंट। एजेंट के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बैक्टीरिया के लाइसिस के लिए एजेंट जिम्मेदार है या रिस्पॉन्सिबल है इज नॉट एज बैक्टीरियोफेज। इसलिए उसे किस नाम से जाना जाता है? अगर बैक्टीरिया का लाइसिस नहीं होता तो बैक्टीरियाफेज नामक वायरस आता है क्या? नहीं आता। तो बैक्टीरिया के लाइसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एजेंट है, इसलिए उसे किस नाम से जाना जाता है? इज नॉन एज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियाफेज वायरस के नाम से जाना जाता है। इसको बैक्टीरिया के लाइसिस के कारण, इसलिए उसे किस नाम से जाना जाता है? बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ट्वायट और हर्ले ने बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की है। उन्होंने बैक्टीरिया के कल्चर में लाइटिंग की घटना या फेनोमेनन को डिस्क्राइब किया और उन्होंने जो एजेंट है तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बैक्टीरिया के लाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उसे किस नाम से जाना जाता है? बैक्टीरियाफेज के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। फील्ड साइंटिस्ट है, फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वाला। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, हमें शॉर्ट नोट्स में लिखना है कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की, और उसके बाद में हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक की खोज किसने की, और फिर उसके बाद हम देखेंगे पोस्ट पास्चुलेट ने कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस दी है, हम उसके बारे में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक यही खत्म होता है, और आपको जो भी डाउट है आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन आप देखिए, समझिए, मेरे लिए उतना काफ़ी है। और आप मुझे फीडबैक दीजिए जिससे मुझे आपको पढ़ाने में और अच्छा लगे कि, ठीक है। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं शॉर्ट नोट्स में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की और पोस्ट पास्चुलेट के बारे में, उन्होंने कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए गाइडलाइन दी है। तो हम देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।